हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा 12वीं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत अपघटन क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहा है किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन का अपने घटकों में टूट जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि विद्युत अपघटन में जो होता है एनोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो एनोड पे जो होती है आपकी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जबकि कैथोड पर अवकरण की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर जो होगा इसका कह रहा है कि विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित करने पर विलयन अपने घटकों में टूट जाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। मतलब जब भी विद्युत को हम किसी विलयन से प्रवाहित करेंगे और जो भी विलयन जो होगा अपने घटक में टूट जाएगा, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या अंतर है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है अधिशोषण में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल पृष्ठ पर सांद्रित होते हैं। मतलब अधिशोषण में जो होता है, एक पदार्थ जो होगा किसी दूसरे पदार्थ के सिर्फ पृष्ठ पर ही सांद्रित होगा, जबकि वहीं जो होगा अवशोषण में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। मतलब ये संपूर्ण आयतन में वितरित होता है अवशोषण, वहीं अधिशोषण जो है सिर्फ सतह पे। फिर अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है अधिशोषण के पृष्ठ पर सांद्रण संपूर्ण स्थल की तुलना में भिन्न होती है। ठीक है। फिर कह रहा है सांद्रण ठोस के संपूर्ण स्थल में समान गति, इसमें समान गति है, जबकि इसमें सतह पे जो होता है सांद्रण वो ज़्यादा होता है। फिर कह रहा है यह एक पृष्ठीय परिघटना है। कह रहा है ये एक संपूर्ण स्थल में होने वाली परिघटना है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र होता है, इसके पश्चात पृष्ठ उपलब्ध न होने के कारण धीमा हो जाता है। अधिशोषण समान गति से होता है क्योंकि ये पूरे जो एक तरह समझिए तो आपके ठोस में कार्यरत होता है। फिर कहा उदाहरण में सिलिका जेल पर जल का वाष्प अधिशोषण। इसका उदाहरण कहा शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का वाष्प अधिशोषण। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। कहा इकाई समय में क्रिया कारक के सांद्रण में कमी या उत्पादक के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त करता है। क्या? अभिक्रिया की दर। वहीं जो वेग स्थिरांक है या दर स्थिरांक, वो दर समीकरण में समानुपाती स्थिरांक होता है। ये मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिक्रिया की दर किस किस पर निर्भर करती है। तो एक जो होगा वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगी। इसमें कहा गया दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वहीं जो दर स्थिरांक का मान है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर कह रहा है साम्य अवस्था पर अग्र व पश्चात अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। किस अवस्था पे? साम्य अवस्था पे। इसमें कह रहा है साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांकों के अनुपात में साम्य स्थिरांक होता है। मतलब इसमें अनुपात जो होते हैं वो समान होते हैं, जबकि इसमें जो पूरा वैल्यू जो होगा वो समान हो जाएगा। फिर कह रहा है इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होती है, जबकि इसकी इकाई जो होती है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है कि वो किस कोटि की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। कह रहा है भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान लगभग 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में। जबकि वहीं रासायनिक अधिशोषण में जो ऊष्मा ऊर्जा का मान होता है वो होता है 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है कि रासायनिक अधिशोषण। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा रासायनिक अधिशोषण में। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है तथा ताप वृद्धि पर घटता है। ठीक है दोस्तों। वहीं जो रासायनिक अधिशोषण है यह उच्च ताप पर होता है। फिर कह रहा है कि यह उत्क्रमणीय है। कौन? भौतिक अधिशोषण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रासायनिक अधिशोषण जो है वो अनुत्क्रमणीय है। कह अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करता है, जबकि अधिशोष्य व अधिशोषण के मध्य प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। किसमें? रासायनिक अधिशोषण में। फिर कह रहा है
भौतिक अधिशोषण प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, ठोस समान रूप से गैसों में अधिशोषित करते हैं, वहीं रासायनिक अधिशोषण में अत्यंत विशिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा H2O तरल है जबकि H2O गैस है। ऐसे प्रश्न आपको एकदम परीक्षा में आए नहीं है और इनको आप जरूर याद करके या फिर समझ के जाइएगा। इसका आंसर देखते हैं, ऑक्सीजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह कम रिक्तता पर द्रव अवस्था होता है। H2O सल्फर के बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती, अतः इसके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध कार्य होते हैं। इस कारण कक्ष ताप पर H2O गैस होता है। आपसे ये भी पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोजन के साथ जो होते हैं हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन हैलोजन परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, हैलोजन परिवार के सदस्य जो हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन और टेनेसीन। ये सभी जो तत्व हैं वो 17वें ग्रुप में आते हैं या फिर 7A में आते हैं। ये अधातु तत्व है, मतलब ये धातु नहीं, ये क्या है, अधातु है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देते हैं, कह रहा है अम्लीय वर्षा वायुमंडल में मौजूद प्रदूषकों के कारण होने वाली ऐसी वर्षा है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा ज़्यादा होती है। अम्लीय वर्षा को एसिड रेन भी कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण का एक नतीजा है। पूछेगा आपसे भी कि अम्लीय वर्षा किसका एक नतीजा है, तो वो वायु प्रदूषण का नतीजा होता है और इसमें जो होता है हाइड्रोजन आयन की मात्रा वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा O3 एक प्रबल ऑक्सीकार की तरह क्रिया की करती है, क्यों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, O3 मतलब ओजोन। कहा ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकार की तरह काम करती है क्योंकि यह आसानी से नवजात ऑक्सीजन को पैदा करती है। यह ऑक्सीजन पर ज़्यादातर प्रतिक्रियाशील होता है और जल्दी से टूट जाता है, इससे कई पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मतलब जो एक तरह से समझिए तो O3 जो है ना, उसमें एक नवजात ऑक्सीजन जब उससे अभिक्रिया करेंगे तो वो निकलता है, जिसके कारण वो एक प्रबल ऑक्सीकार की तरह कार्य करता है, जिससे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इतना आप लोग बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, HF या HCl में प्रबल अम्ल क्यों है और क्यों। ये भी जो है हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजक फ्लोरिक अम्ल से ज़्यादा प्रबल होता है। मतलब HCl जो है HF से ज़्यादा प्रबल अम्ल है। इसकी वजह यह है कि क्लोरीन परमाणु का आकार फ्लोरीन परमाणु से ज़्यादा होता है। मतलब क्लोरीन का जो आकार है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। इसके अलावा HF में हाइड्रोजन बंद होता है, इसमें HF में, जिसकी वजह से यह कमजोर अम्ल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।